तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं दौलत सिंह गुसाई, लेक्चरर जीआईसी सौली कौड़िया पौड़ी गढ़वाल से। आप सभी का फिजिक्स ऑनलाइन युक्तम फिजिक्स ऑनलाइन क्लास की पहली लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के पहले अध्याय इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह अध्याय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया का दरवाज़ा है, जहां हम समझेंगे चार्जेस कैसे काम करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। फिजिक्स अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। हम सीखेंगे एनिमेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ सीधे अपने घर से। इस क्लास में आप जानेंगे वैद्युत आवेश, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, वैद्युत आवेशों के मूल गुण, जिसमें हमारे पास आवेशों की योज्यता, वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण और एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन। कुछ हम एग्जाम्पल, सबसे पहली बात, हम जो है एनसीईआरटी की पूरी बुक्स कंप्लीट करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर हमारे पास इस अध्याय में हम लोग इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारे जो मूल बिंदु हैं। हम जो है अभी तक जो हमने किताबों में, आप जो इस क्लास का जो पूरा फ़ायदा आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कॉपी और अब आप जो है पेन लेकर ज़रूर बैठिए, और जो भी डाउट्स है आप चैट बॉक्स में सीधे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इस युक्तम प्लेटफॉर्म पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहली जो यूनिट है हमारे पास विद्युत, स्थिर वैद्युत की हम इसको कहते हैं। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 8 मार्क्स की ये आपके पास यूनिट आने वाली है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें 2 चैप्टर आप लोगों के आएंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, हमने कहा कि एक जहाँ पर हम वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें जो है भौतिक प्रभाव, उसका जो हमारे पास वैद्युत प्रभाव जो क्या पड़ता है उस पर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो इन 2 टॉपिक हमारे पास 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसका संबंध सीधे सीधे आवेश से है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी जो है जब चार्ज समय के साथ मूव नहीं करता, यानी उसमें जो है कोई भी आवेश गति नहीं करता, स्थिर अवस्था में होता है। तो ये दोनों चीज़ों मिलकर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम सीधे जो हम स्थिर वैद्युत की जो हमारी यूनिट है, इसके अंतर्गत आप स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं। तो यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि द ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। जब हमारा बॉडी जो हमारे पास जो आवेश होगा, चार्ज होगा, रेस्ट पोजीशन में होता है, उसका अध्ययन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। तो जैसे आपने जो है कॉम पे देखा होगा कि हम जो है उसको रब करते हैं, और हमारे पास जैसे हम उसको रब करते हैं और कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उस पर आकर्षित हो जाते हैं। तो वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिसिटी है, यानी स्थिर आवेश पर उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला चैप्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इसमें हम जानेंगे कि जो चार्ज है, वैद्युत आवेश क्या है। तो इसमें आप लोगों ने जो है सबसे पहले देखा होगा कि जब ड्राई वेदर होता है तो उसमें हमारे जो स्वेटर हैं, उसको हम, जो हमारे सिंथेटिक कपड़े हैं, जब हम उसको शरीर से उतारते समय आपने देखा होगा स्पार्क सी उत्पन्न होती है, या हम क्रैकल आप देखते हैं तो उसमें जो हेयरिंग जो सुनते हैं, चिंगारी आप लोगों को दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस वजह से हुई है, ये आपने जो है इसको समझना है। आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना, ये जो है इसका क्या कारण हो सकता है। और कार का दरवाज़ा खोलते अथवा बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते ही विद्युत के झटके संवेदन का अनुभव होना। क्या आपने, या हम देखें जो हमने अभी एग्जांपल बता रहे थे आपको कि जो कॉम वाला है, आपको जो है कागज़ के टुकड़े उस पर चिपक रहे हैं, तो इन सब के पीछे आपने कभी खोजने का प्रयास किया है? स्पष्टीकरण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने सोचा है इन सब के पीछे क्या कारण है? क्या इन परिघटनाओं का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है?
जी हाँ, तो इन सब को हम कहते हैं वैद्युत आवेश का विसर्जन यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। साथ साथ आप समझते रहिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है, बड़े आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर हम देखें यहाँ पर जॉन ट्रेवोल्टाज करके जो है यहाँ पर हमारे पास जो एक व्यक्ति आप देख रहे होंगे, और एक एनिमेशन के माध्यम से हम देखें कि जब ये जो है मैट पर चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जब ये मैट पर चल रहे हैं तो ये नीले नीले से आपको देख रहे होंगे, तो यानी मैट पर जब चलते हैं तो ये आवेश उनकी बॉडी से जो है होते हुए उस पर आवेशित उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे ही वो दरवाजे को हैंडल को छूते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है। तो इस तरीके के ड्राई वेदर में आपने अधिकतर देखा होगा, इस तरीके से होता है कि जब जॉन जो थे वैज्ञानिक, जो ये जॉन व्यक्ति था, ये मैट पर जब चल रहा था तो उनको स्पार्क के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे थे उसकी बॉडी में आ गए, यानी आवेशित हो गई बॉडी, और जैसी उन्होंने जो है क्या किया, हमने जो है लोहे के हैंडल को छुआ तो वो अर्थ जो है ज़मीन में जो है आवेशित होकर उसमें चला गया, तो जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, हल्का सा झटका का महसूस आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है इस तथ्य की खोज आपने जो है खोजने का प्रयास किया होगा कि किस वजह से ये हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री को हम थोड़ा सा जान लें कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से हमें इसका नामकरण हुआ, कैसे इसके बारे में पता लगा कि जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी बॉडी में। तो 600 बीसी यानी जो है लगभग 2600 वर्ष पहले इस तथ्य की खोज जो है ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थे थेल्स, तो उन्होंने जो है एक पदार्थ होता है एम्बर, जिसको हम एम्बर भी कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यानी जो है हमारे पास हम देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी जो है इसमें ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एम्बर। तो ये एम्बर एक पदार्थ है, और ये पदार्थ उन्होंने देखा कि जब इसको रेशम पर रगड़ा गया और हल्की वस्तुओं की तरफ लाए तो हल्की वस्तुओं ने इन पे आकर्षण बल लगाया। तो यहाँ पर हमारे पास यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई, और ये एम्बर आप देख रहे होंगे इस तरीके से होता है, कई जगह अंगूठी वगैरह पे भी लगाया रहता है। तो ये एम्बर जो रेशम पर रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ये जो गुण है इस गुण को हम कहते हैं जो है विद्युन्मय कहते हैं या आवेशित कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रीफाइड ये पूछा भी जाता है। तो विद्युन्मय कब होती है वस्तु, जब हम उसको रब करते हैं, घर्षण करते हैं। तो जब अंबर था उसको जब रगड़ जो है उस पर रब किया गया रेशम के कपड़े पर, तो जो आवेशित हो गई वो वस्तु, तो उसको हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। तो आवेश का हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आवेश है, जिस तरीके से मास जो है क्या करता है, हमारे पास सेंटर ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मास जो है क्या करता है, जो गुरुत्वीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है, उसी प्रकार से आवेश भी जो है वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ साथ में उस पर जो है एक बल का अनुभव भी करता है। तो वो विद्युत और चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं, तो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यह अनुभव करता है उसका वैद्युत क्षेत्र का। इसी को हम क्या कहते हैं, ये एक गुण है केवल जो उस पदार्थ का, तो ये जो है आवेश कहलाता है। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझें। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमने जो है कांच की छड़ ली है और साथ में हमने ले लिया एक रेशम का कपड़ा, और जब हम कांच की छड़ को जो है रेशम पर रगड़ते हैं तो इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये आवेश देख रहे होंगे आप, धनावेश आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये धनावेश यहाँ पर उत्पन्न हुआ। तो ये धनावेश यहाँ पर आप देखेंगे धनावेश उत्पन्न हुआ, जैसे ही हमने जो है इस धनावेशित कांच की छड़ को हमने रेशम के धागे से इस पर हमने जो है रगड़ दिया है, तो यहाँ पर सॉरी इस पर हमने लटका दिया है। तो दूसरी कांच की छड़ को हमने यहाँ पर हम जैसी आवेशित दूसरी कांच की छड़ को इसके नज़दीक लाते तो आप देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो है इसको दूर धकेल रही है कांच की छड़। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने जो है एक जो आपकी बुक्स में क्रियाकलाप दिया हुआ है, इससे भी आप समझेंगे कि रेशम के धागे पर एक दो आवेशित कांच की छड़ों को, जिन पर दोनों पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिकर्षित करते हैं, या हम देखें यहाँ पर हमने जो है प्लास्टिक की छड़
को जो है जब हमने रगड़ा तो ये जो है प्लास्टिक की छड़ पर भी जो है एक आवेश उत्पन्न होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये भी एक कांच प्लास्टिक की छड़ को दूसरे के नज़दीक लाए तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, दूर धकेला। लेकिन जब हमने देखा कि तीसरे वाले में आप देखेंगे सी वाले में, जब हम कांच की छड़ को जो है प्लास्टिक की छड़ के नज़दीक लाए तो तब वो दो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे। तो इससे कुछ निष्कर्ष निकले कि जो है आवेश एक जैसे नहीं है, यानी दोनों पर अलग अलग आवेश है। तो निष्कर्ष में उन्होंने देखा कि जो है हम देखें इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि कांच व प्लास्टिक की छड़ को ऊन तथा फर जो होते हैं क्या कर लेती हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। तो जब हमने देखा कि जो कांच है चाहे प्लास्टिक की छड़ है उसको हमने जब रगड़ा तो उस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गए यानी आवेशित हो गए, जिसको हम विद्युन्मय भी हम कहते हैं, यानी रगड़ने या घर्षण से वैद्युत आवेश उन्होंने अर्जित कर लिया है। अब हम यहाँ पाते हैं, यानी यहाँ से हमारे पास जो निष्कर्ष निकलता है कि जो सजातीय आवेश हैं आप देखेंगे कि एक दूसरे को रेपल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश यानी अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने जो है कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ से भी हमने देखा कि हमारे पास जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सजातीय यानी लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि वह गुण जो दो आवेशों के बीच भेद करता है, यानी उसको डिफ्रेंशिएट, उनमें अंतर बताता है कि ये आवेश पॉजिटिव है नेगेटिव, आवेश की ध्रुवता यानी पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहलाता है। तो ये जो है छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी की बुक्स में आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पेपर जो है बड़े उस तरीके से आ रहा है, कहीं से भी आपको जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पॉइंट आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि जब ये आवेश जो है भेद करता है तो आवेश की क्या कहलाती है, ध्रुवता यानी पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहलाता है। इसकी जो नामकरण किया था सबसे पहले जो 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को जो है नामकरण किया। इनको जो है एक को पॉजिटिव चार्ज कहा और दूसरे को हमारे पास इन्होंने जो है नेगेटिव चार्ज कहा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो यहाँ पर हमारे पास एक कन्वेंशन जो इन्होंने एक सारणी दी है, इस सारणी के अनुसार अलग अलग पदार्थों के जो है आवेश ग्रहण करने या त्यागने की जो है अलग अलग है। तो उसमें हमारे पास वो जब हम रब करते हैं तो किसी पर धनावेश आता है और किसी पर हमारे पास ऋणात्मक आवेश आता है। तो धनात्मक आवेश किससे आता है, जब हम एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है और ऊनी कपड़ा जो है क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम कंघी की बात कर रहे थे, कंघी को हमने जब सूखे बालों पर रब किया तो सूखे बालों पर हमने रब किया तो सूखे बालों पर धनात्मक आवेश आ जाता है और कंघी पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कांच की छड़ पे भी हमने देखा था रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर तो एक पर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यानी कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज है और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बिल्ली की समूर यानी जिसको फर कहते हैं, बिल्ली की फर पर प्लास्टिक की छड़ को रगड़ के देखा गया तो एक पर जो है धनात्मक आवेश यानी बिल्ली की फर पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किस पर आया, प्लास्टिक की छड़ पर। तो ये जो है इसी तरीके से बहुत सारी टेबल जो है अलग अलग पदार्थों की जो है बनाई गई, किस पर पॉजिटिव चार्ज आया किस पर नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पर हमारे पास इसका संसूचन करने के लिए जो हम देखते हैं कि हमने जो संसूचन यानी माने हम कहें जो डिटेक्शन करना है कि आवेश आया कि नहीं आया, उसका पता लगाने के लिए एक उपकरण होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। आपकी 8th क्लास में भी था, जिसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे आप देख रहे होंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है लीफ हमारे पास इस तरीके से वी शेप में हम क्या करते हैं, लीफ ले लेते हैं किसकी, स्वर्ण की। और इसी तरीके से आप इस प्रयोग को घर में भी आप एक्टिविटी के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो है हमने एक जो है आवेशित चालक लाया है, जैसे हमने देखा यहाँ पे कांच की छड़ है और कांच की छड़ को हम जैसे ही रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे जो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले गए हैं, रेशम के कपड़े पर। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी जो होती है तो वहाँ पर हमारे पास कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो है रेशम के कपड़े पर आ गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो वो हमारा कैसे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम एक इस तरीके से भी हम देखें, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप को हमने जो है यहाँ पर दिखाने का इसमें हमने प्रयास किया है। आप देखें यहाँ पे ये आप देखेंगे
ये देखिए इलेक्ट्रोस्कोप है, और यहाँ पर हमारे पास हमने दो जो है इस तरीके से फाइल यहाँ पर हैं पेपर, अभी दोनों आपस में पास पास है, जितने धनावेश इस पे उतने ही ऋणावेश हैं, तो अभी तक जो है ना उस पर आकर्षण बल लग रहा है ना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन एक आवेशित छड़ को जैसे ही हम इसके नज़दीक लाएंगे, आप देखिए तो दोनों जो है क्या हो गई, फैल गई हैं। तो ये देखो इलेक्ट्रोस्कोप का जो है एग्जाम्पल है। फिर हम जैसे ही अपने हाथ को इसके नज़दीक लाएंगे तो कुछ चार्ज हमारे उससे आएगा, तो देखिए फिर से जो है क्या हो गई, आवेश जो है डिस्चार्ज हुआ। इसी को हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, यानी जो है आवेश का डिस्चार्ज होना, यानी आवेश विसर्जन भी हम इसको कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है हमारे पास क्या करता है, ये संसूचन करता है आवेशों का। तो ये आवेशों का पता लगाने के लिए आप लोगों को इसको जो है ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। और ये जो है केवल आवेशों का पता लगाने के लिए किस पे कैसा चार्ज आ रहा है, जब आप देख होंगे ये हुआ कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज जब इस पे गया दोनों तरफ से, तो एक कुछ पॉजिटिव चार्ज इस वाले साइड पे गया, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस वजह से जो है दोनों की दोनों जो लीफ थी वो पत्तियां क्या थी, फैल गई हैं। इस कारण से जो है ये फैली हैं इलेक्ट्रोस्कोप में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम कहते हैं कि धनावेशित वस्तु की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम उसको धनावेशित कहते हैं। जितने भी पदार्थ हैं उसमें क्या होते हैं, वो विद्युत के उदासीन होते हैं, क्योंकि जो हम आगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में जानेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जब हमने बताया कि उससे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जैसे अभी हम कांच की छड़ में देख रहे थे, तो जो है कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, तो कांच की छड़ कैसे हो गई थी, धनावेशित हो गई थी। तो हम उसमें क्या कहेंगे, उस पदार्थ पे जो भी धनावेशित होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई ऋणावेशित वस्तु कब कहलाएगी, वो जब हमारे पास आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास उस जैसे रेशम के कपड़े पर जो है ऋणावेश आ गए थे, तो वहाँ पे ऋणावेशों की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई थी। इसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर नेगेटिव वस्तु है तो ऋणात्मक आवेश है, तो यानी कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इन दोनों चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बीचों बीच में हमारे पास एक नाभिक होता है, जिसपे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपको पता है उदासीन होता है, प्रोटॉनों पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी परिक्रमा कर रहे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सबको पता है कि क्या होती है, बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटोनों पे आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों पे और प्रोटोनों पे, तो इलेक्ट्रॉनों पे हमेशा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटोनों पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी प्रोटोनों की संख्या होती है, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, हमारे विद्युत उदासीन कहलाते हैं। तो वो न्यूट्रल होते हैं जब तक, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के जीरो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम परमाणु को विद्युत उदासीनता अगर हम समाप्त कर दें, वो मैंने बताया था कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, रबिंग करके अगर हम उसको रगड़ रहे हैं या हम उसको एक दूसरे के संपर्क में ला रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी उदासीनता समाप्त हो जा रही है। तो वस्तु क्या हो जा रही है, पदार्थ क्या हो जा रहा है, आवेशित हो जा रहा है। आवेशन में जो है वस्तु के द्रव्यमान, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। अब हमने कहा कि अगर कांच से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे चले गए तो क्या द्रव्यमान भी कम होगा, या द्रव्यमान पे भी असर पड़ेगा, या जो है रेशम के कपड़े पे कुछ द्रव्यमान भी जाएगा। तो जरूर आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आवेशन में वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास ये दिखा रहे हैं उदासीन, अगर हमारे पास कोई वस्तु है उदासीन पे हमारे पास क्या है, उसका मास m है, कैपिटल M है। तो यहाँ पे हमारे पास, तो जैसे ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, उसका मास यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ जाएगा। हल्का सा जो है अंतर आता है। क्यों 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 क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का जो है, हमारे पास यहाँ पे धनावेश हम कब कहेंगे, जब उसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो मास में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, जो उदासीन वाला मास था। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर मास भी थोड़ा सा जो है इसमें अंतर आएगा, तो मास जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से उस पर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। तो मास वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना कि द्रव्यमान पे भी इसका फर्क पड़ता है। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, हमारे पास द्रव्यमान वाली वस्तु में हम देखा आकर्षण होता है, यहाँ पे हमारे पास जो आवेश है उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास
चालक तथा विद्युत रोधी। अब हम देखते हैं इसमें कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास चालक और कंडक्टर्स, जो आपकी बुक में है। जो पदार्थ, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो जो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अपने में से जो है आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, तो आवेश जब प्रवाहित होंगे तभी जो है क्या होगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही आवेश प्रवाहित हो पा रहे हैं। तो आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे ऐसे जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के भीतर क्या होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसको हम स्वतंत्र कहते हैं। धातुएं हो गई, मानव हो गया, जंतु शरीर हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब के सब क्या हैं, चालक हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, तांबा हो गया। तो ये धातुएं जितनी क्या है, इसमें क्या होती है, हमारी कंडक्टर्स होती हैं, जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे तांबे में जो है प्रति घन सेंटीमीटर में 2.5 इंटू 10⁻25 मुक्त इलेक्ट्रॉन एक घन सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकते हैं। तो इतने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी भी तांबे के टुकड़े में। तो यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी कहते हैं। उसमें हमारे पास जैसे कांच आएगा, पार्सेलेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, लकड़ी हो गई, ये हमारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो विद्युत रोधी हैं, एक इनकी बीच की अवस्था भी आती है अर्धचालक, उसको आप लास्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ पर आएगा। इन दोनों के बीच की अवस्था में हमारे पास जो चालक को चालक की तरह भी, अचालक की तरह व्यवहार भी करते हैं और चालक की तरह व्यवहार भी करते हैं, अर्धचालक वाली जो है बीच वाली स्थिति आती है। तो वहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने केवल, आपने ध्यान रखना कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये जो है आवेश, उसमें जैसे हमारे पास हमने क्या किया, उसको रब किया, तो वो रब करने से क्या हो गई, आवेशित हो गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये, हम इसको जो है एक एक्टिविटी के माध्यम से भी हम इसको समझें। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर आप देख रहे होंगे, मेटल। तो यहाँ पर हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे होंगे, स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, चालक के भीतर जो है गति कर रहे हैं। लेकिन इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध होते हैं, बंधे होते हैं, वो क्या नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो लेकिन आप देखेंगे जैसे ही हमने एक चालक को इसके नज़दीक हम लाते हैं, तो आप देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंसुलेटर जो है हमारे पास है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कंडक्टर्स में जो है क्या हो जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं। तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसको फिर हमने जैसे पीछे लाए, फिर से जो है वापस मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए। तो देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास जैसे हम कंडक्टर के नज़दीक ला रहे हैं आवेश, तो ये जो है पीछे की तरफ उनको धकेला, लेकिन क्योंकि इस पे जो है क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है क्या नहीं होते, बाहर नहीं निकलते। तो जिसकी वजह से जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो चीज़ हम लोग यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आया भी था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो क्या होता है, चालक के पूरी बॉडी पर जो है क्या हो जाता है, पूरे बॉडी पे, संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी वैद्युत रोधी को दें तो वह वहीं पर रहता है। तो ये हमारे पास ये कुछ आवेश है, जैसे अगर हम उसको देते हैं तो वो क्या नहीं होता, उसकी बॉडी पर नहीं जाता है। तो इसका कारण भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, उसको आपने ध्यान रखना है कि जो उनमें क्या होते हैं, वो हमारे पास जब हम उसको आवेश देंगे तो वो वहीं पर स्थिर एक सामने जमा हो जाते हैं, जबकि चालक पर क्या हो जाते हैं, पूरे पृष्ठ पर फैल जाते हैं। तो वैद्युत आवेश के मूल गुण, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम जानें कि यदि आवेशित वस्तु का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उन्हें हम बिंदु आवेश मानते हैं। इन्हीं को हम जो है पॉइंट चार्जेस कहते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला गुण आता है आवेशों की योज्यता, जिसको हम एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं, यानी आवेशों को योग होता है, बीजीय योग हम इसको करते हैं। तो किसी भी निकाय में जो कुल आवेश होता है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। तो हम उनको क्या करेंगे, बीजीय योग, यानी उनको जो है बीजगणितीय योग से हम उसको सीधे सीधे उन आवेशों को जोड़ लेते हैं। किसी भी चालक के भीतर जो भी आवेश होंगे उनको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम उदाहरण से इसको समझते हैं। किसी निकाय में जो है +q -2q +3q और +5q आवेश है, तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो लेकिन आपने ध्यान रखना है, जो हम बीजीय योग करेंगे कुल आवेश का, इसको हम योज्यता का नियम कहते हैं। ये दो गुण आपको पूछे भी गए थे इस बार एग्जाम में। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि एडिटिविटी ऑफ जो चार्जेज है उसको हम क्या करते हैं, बी चिन्ह सहित हम उसको ऐड करते हैं, चाहे हमारे पास प्लस है चाहे माइनस है। तो किसी निकाय के आवेश का योग करते समय हम उनका चिन्ह सहित योग करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे पहला +q है, दूसरा -2q है, फिर +3q है, +5q,
सबको ऐड करेंगे, इनको हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 3 8 + 1 9, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7Q। तो इस तरीके से हमारे पास ये योज्यता के नियम का पालन करता है, यानी एडिटिविटी, यानी हम उसको चिन्ह सहित जोड़ेंगे। तो ये पहला नियम यानी पहली प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आती है इसकी प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का संरक्षण। इसको समझना जरूरी है। अभी हमने जैसे बात करी थी कि हमने जब हम रब कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जा रहे हैं, आवेश जो है स्थानांतरित हो जा रहा है, आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है। तो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएंगे उतने ही जो है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वहाँ होंगे। तो यानी कुल मिलाकर जो है आवेश क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, जिसको हम आवेश संरक्षित कहते हैं। तो रगड़ने पर अभी जो हमने बात करी, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आवेश स्थानांतरण होता है, ना तो कोई आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं यानी रब करते हैं तो वस्तु पर जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना ही आवेश खो देती है, यानी उसमें से डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है। जितना आवेश निकलेगा दूसरे ने उतना ही आवेश को प्राप्त किया है। तो यानी आवेश ना तो उत्पन्न हो रहा है ना नष्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं। तो यह हमारे पास अगर एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम व वियुक्त निकाय, ऐसा सिस्टम निकाय जिसमें क्या होता है ना जो है क्या होता है, आवेश बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है, तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्यों, अन्योन्य क्रियाएं होंगी, आवेश इधर से उधर जाएंगे, लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा, हमेशा आवेश संरक्षित रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी वियुक्त निकाय में। अब आता हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ पे हम देखें कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में क्या होते हैं, आवेश की मूल इकाई जिसे हम ई द्वारा दर्शाया गया है, इसको हम पूर्णांकी गुणाज के पूर्णांकी गुणज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है n, यहाँ पे q बराबर एन ई से हम इसको डिनोट करते हैं। n क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, इसको हम पॉजिटिव भी लेते हैं नेगेटिव भी लेते हैं। इसमें हमारे पास प्लस और माइनस दोनों होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसमें जो है आवेश किसी भी बॉडी के अंदर एक जो मूल आवेश होगा वो न्यूनतम कितना होगा, ई के बराबर होगा। और ये जो है क्या होता है, हमेशा उसके पूर्ण गुणज में होता है, यानी 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है। इस तरीके से जो है वो क्या होगा, इंटीजर्स में होगा, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज आपको ध्यान रखना है, इसका हमेशा जो है क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। कभी भी ये जो है 0.5e या 1/2e या 1.3e ऐसे रूप में नहीं आएगा। इस तथ्य को ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस यही जो है क्या कहलाता है, हमारा क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर ये जो है इसकी संख्या क्या होगी, फिक्स होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका हम SI मात्रक जो है देखें, मात्रकों की जो है आवेश का जो मात्रक होता है इसका कूलाम होता है। कूलाम, इसको आपने ध्यान रखना, कैपिटल C से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और CGS पद्धति में ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इकाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। कभी आपको पूछ ले CGS पद्धति में, कंपटीशन में भी आ जाते कई बार। तो CGS पद्धति में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई होती है, ESU यूनिट होती है। SI पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक आपको ध्यान रखना है, E बराबर होता है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 1.6 तक हम केवल याद रखेंगे। E इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये होता है। पॉजिटिव, अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख ले, उदाहरण आपकी जो है एक्सरसाइज में आपको जो है ये दिया गया है। यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड से स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश में स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो ये ध्यान रखना आपने कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन है स्थानांतरित हो रहे हैं किसी बॉडी से, तो 1 कूलाम आवेश में कितना समय लगेगा। 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों को अभी हमने बात करी थी, ई बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 10⁹ से हम इसको गुणा कर देंगे तो कुल आवेश क्या होगा, 10, जैसे हमने कहा था NE से हमने बात करी थी, Q बराबर NE हमने कहा था। तो यहाँ पे n की जगह 10⁹ है, इसको हम E से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान आएगा 1.6। यहाँ पे देखें 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -10 कूलाम हो जाएगी।
अतः एक कूलाम स्थानांतरित करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलाम आवेश, ये देखो ये ध्यान में रखना है, इसमें आपको एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश जो है स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि एक कूलाम अगर आवेश हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे होगी। ये आया किससे, Q बराबर NE से आता है बेटा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको N पूछ रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा Q अपॉन ई से। तो Q का मान 1 कूलाम है, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। अब यदि हर सेकंड में 10 की पावर हम जो है एक सेकंड में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित हो रहे हैं, तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित होते तो उस पर कितना समय लगने वाला है। तो T बराबर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10⁻9 का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड। तो इतने सेकंड लग रहे हैं इसमें, क्योंकि 10⁻9 को स्थानांतरित में 1 सेकंड लग रहा है, तो इतने में कितना समय लगेगा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 10�9 सेकंड, इस सेकंड को, इस समय को हमें क्या करना है ईयर में, क्योंकि आपकी बुक्स में ईयर में आंसर दिया, तो इसको वर्ड्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 365 डेज होते हैं, उसको 24 आवर्स होते हैं, और 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 365 24 घंटे और 60 मिनट और 60 सेकंड को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके 198.2 वर्ष आएगा, जो आपकी बुक में 200 ईयर्स दिया हुआ है। तो ये जो है लगभग 200 वर्ष आपकी किताब में आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको जो है ये इसका जो हमारे पास है तो लगभग 198 वर्ष आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को हम लोग जो है होमवर्क के लिए आप लोगों को ले रखेंगे कि एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋणावेश होते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखेंगे, अगर नहीं होगा तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे कि एक कप जल में कितने धनावेश और कितने ऋणावेश होते हैं। तो आपकी जैसे बुक्स में एग्जांपल दिया कि 250 ml जो है पानी को या जो जल लिया है उसमें कितने होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा समय को देखते हुए उसको अभी हम इसको नहीं कराएंगे, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो इस कैलकुलेशन को आपको इसमें है तो आप उसको देखिए। और ये असाइनमेंट आपके लिए जो होमवर्क है, इसको आपको हम लोग जो है लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये जो है आपको जो है सोचने वाले क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वैद्युत आवेश का क्वांटीकृत क्या है, इस पे जो है इसको आप पढ़िएगा। ये क्वेश्चन को जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको जो है करने का प्रयास कीजिए। आपने पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपको जो है बुक से कंप्लीट करनी है, पूरा फॉलो जो है आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, ताकि अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो पूरी बुक से जो है कंप्लीट आपका सिलेबस आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज इन बिंदुओं पर चर्चा करी। वैद्युत आवेश को हमने स्टार्ट किया, बहुत एनिमेशन के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया, जो चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होगी। तब भी कोई डाउट्स रह जाते हैं आप चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप में आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं। आपको होमवर्क हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है केमिस्ट्री की चलने वाली है, आप तुरंत ही उस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो केमिस्ट्री वाले जो है मैम अपनी स्क्रीन शेयर करेगी और आपकी जो है क्लास लाइव क्लास वहाँ से चलेगी। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आपने अच्छे से सुना। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने साथियों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।